वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टेम्पेस्ट सिटी में ट्रेन स्टेशन का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा होता है। दूसरी तरफ सिटी में एक एडवेंचर सिटी गार्ड पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि डंजन के सेकंड लेवल को क्लियर करना भी उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। पर वो उस पर और ज्यादा भड़ास निकाल पाता तभी वहाँ पर बेनी मारू आ जाता है, जिसकी आंखों को देखकर ही वो वहाँ से भाग गया। अगले सीन में यूकी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो रिमरू को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर वो उसके रास्ते में आया तो वो उसको रास्ते से हटाने के लिए कसर भी नहीं छोड़ेगा। साथ ही हमने यह भी जाना था कि रिमूर अपने डंजन को लेकर एक मीटिंग करता है, जिस मीटिंग के दौरान मासायुकी ने एक कोर्स लॉन्च करने के लिए कह दिया। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं जहां पर मासायुकी के कहे मुताबिक कोर्स को लॉन्च कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफी सारे एडवेंचर सिटी में आने लगे थे। जिस चीज को संभालने के लिए रिमूर मासायुकी को ही बलि का बकरा बना देता है। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में यह भी देखा था कि मारिया बेल और उसका ग्रैंडफादर डीमन लॉर्ड रिमूर को निस्तनाबूद करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं। अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत एक डंजन का सीन दिखाते हुए होती है जहां पर मासायुकी की टीम उस डंजन को क्लियर करने के लिए एकदम तैयार खड़ी थी। पर मासायुकी काफी ज्यादा घबराने के साथ अपने साथी से कहता है कि तुम गेट खोल सकती हो, जो सुनकर उसके साथी ने वो गेट खोल दिया। गेट खोलने के साथ हम अंदर की तरफ काफी सारे डीमन लॉर्ड के चेले को भी देख पाते हैं। साथ ही साथ उनके बीचों बीच खड़ा डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से एक मोस्टर ने उन पर अटैक कर दिया, पर मासायुकी का एक साथी उसको संभालते हुए कहता है कि मैं इसको संभाल लूंगा, तुम आगे बढ़ो। ये सुनने के साथ उन तीनों ने एक साथ डंजन बॉस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो उससे पहले ही उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनकी टीम थोड़ी बिखर जाती है। तभी इस चीज का मौका पाते हुए एक मोस्टर ने मासायुकी पर अटैक कर दिया। यहाँ तक कि वो उसको जान से मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, उससे पहले ही एक बंदे की सोड आकर उसकी आर पार हो जाती है। इसी वजह से वो वहीं पर मारा जा चुका। तभी वो डिफेंडर मासायुकी को डिफेंड करने के लिए उसके एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ वो पर्सन खुद को संभालने के बाद अपने सामने इस नजारे को देखते हुए कहता कि अब समझा, यह एक दो तरफा अटैक था, तो मासायुकी यही करने की कोशिश कर रहा था। पर उसे क्या पता मासायुकी ऐसी प्लानिंग कभी कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि मासायुकी इतने खतरनाक मोस्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा डरा हुआ है। तभी एक मेज अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए मेड हैंड स्पेल कास्ट कर देती है, जिस स्पेल की वजह से उन मोस्टर के नीचे मर्ड से बने हाथ उनको जकड़ लेते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए उनका डिफेंडर काफी सारे घूसों की बारिश उनकी बॉस पर कर देता है, जबकि उस पर्सन ने विंड कटर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे मोस्टर को निस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन उनका बॉस उस स्पेल से आजाद होते हुए सीधे मेज की तरफ आ चुका था, और इस मेज का नाम है जीवू। अब ये देखने के साथ मासायुकी काफी ज्यादा घबरा चुका था, यहाँ तक कि उसके हाथ कांप रहे थे, पर वो खुद को संभालते हुए उस पर अटैक करने के लिए चला गया। पर जब वो भाग रहा था तभी अचानक से उसका पैर जमीन से टकरा गया, जिसकी वजह से वो गिरने लगा। पर खुद को संभालने के लिए वो अपनी सोड का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम वहाँ पर देख पाते हैं कि उसकी सोड ही टूट जाती है और वो सीधे घूमते घूमते उस बॉस की गर्दन में जा घुसी। अब ये देखने के साथ वहाँ के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ खड़ा डंजन बॉस खुद को संभालते हुए पीछे मुड़कर देखता है कि आखिरकार ये हमला मुझ पर किया किसने, और वो उसकी शक्ल देखने के बाद अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब ये देखकर वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, यहाँ तक कि जीवो खुद को संभालते हुए इमोशनल होने के साथ कहती है, मास्टर मासायुकी आपने मुझे बचा लिया। वहीं पर खड़ा मासायुकी खुद हैरान था, उसको खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये अजूबा मेरे से हो कैसे गया। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पर मासायुकी के पोस्टर्स कोनों कोनों में लगा दिए गए थे। यहाँ तक कि एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था, हमारे पास मासायुकी द हीरो की 30वें फ्लोर पर विक्ट्री की याद में नया सामान सेल पर है, अगर आप इसे अभी नहीं खरीदेंगे तो फिर कब। वहीं पर हम एक डेमी ह्यूमन को देख पाते हैं जो मासायुकी के बने बंस को बेच रही थी। दूसरी तरफ हम दो बंदों को देखते हैं जो शराब पीते हुए कह रहे थे, अरे क्या तुमने हीरो मासायुकी की बैटल के बारे में सुना? अरे हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसने उस तोड़ को बीच से तोड़ दिया और उसी से बॉस को मार डाला। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर दो बच्चों ने मासायुकी की तरह ही कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि अब वो उसी की तरह एक हीरो बनना चाहते हैं। उसी वक्त वहाँ पर मौजूद हम उन पोशाक वालों को देख पाते हैं जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहे थे। फिर यहाँ सीन कट होकर मैंसन की तरफ आ जाता है जहाँ पर रिमरू बता रहा था, अब तो तुम जनरल पब्लिक के बीच सचमुच छा गए हो मासायुकी हीरो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मासायुकी कहता है, तुम भी नहीं रिमरू, मैंने तो मुश्किल से ही कुछ किया है। उसकी इस बात पर रामरेस खुशी के मारे झूमते हुए बताते कि सच कहूँ तो ये काफी बड़ी कामयाबी थी, यहाँ तक कि सभी जगहों से पहुंचने लायक रेस्ट एरिया और तुम्हारे द्वारा दिए गए बाकी सभी आइडिया एकदम सही थे। ये बात सुनकर मियोमेल कहता कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा मतलब 95वें फ्लोर पर मौजूद सिटी गेट से है, और वहाँ जाने के लिए 3 सिल्वर कॉइन लेने का आइडिया और इस्तेमाल की फीस के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन वहाँ का पब्लिक हाउस बहुत ज्यादा तारीफें बटोर रहा है। हर कोई इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश है कि उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पर वह गर्मा गर्म खाना खा सकते हैं और सेफ प्लेस पर सो सकते हैं। इसी के चलते ये काफी ज्यादा फेमस हो गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वेल्डोरा कहता है, दूसरे शब्दों में डंजन को ठीक करने का हमारा काम काफी सक्सेस रहा। उसकी इस बात से रामरेस भी एग्री थी। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू बोला, हाई लेवल के चैलेंजर भी सामने आ रहे हैं, ये एकदम सही है। उसकी इस बात पर मासायुकी बताता कि वैसे कुछ एडवेंचरर हैं जो आजकल काफी
ज्यादा अलग दिख रहे हैं, है ना? और ये उन्हीं ग्रीन पोशाक वालों की बात कर रहा है, जिसको समझने के बाद रीमुरु बताना शुरू करता है, तुम बात कर रहे हो टीम ग्रीन फ्यूरी। यह उभरती हुई पार्टी है जिसने महज 3 दिनों में ही 20 फ्लोर पार कर दिए, और उनकी इस तेजी का राज शायद उनके लीडर है एक एलिमेंटलिस्ट, जो स्पिरिट कोरेस्पोंडेंस का इस्तेमाल करके डंजन में मौजूद स्पिरिट से उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कहती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रामरेस कहती है, वैसे तुम क्या करना चाहते हो, पर मुझे लगता है कि मैं उन्हें धीमा कर सकती हूँ। उसकी इस बात पर रीमुरु बताता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, डंजन का सामना करने का यह एक सही तरीका है और कई टीमों के हेडलाइन में आने से लोगों में और भी ज्यादा जोश पैदा होगा। दूसरी तरफ मियोमाइल का कहना है उनकी वजह से मुनाफा बढ़ रहा है, जरूरी खर्च घटाने के बाद भी हम काफी मुनाफा कमा रहे हैं। अब ये सुनने के साथ रामरेस काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर 2 पोटली भर गोल्ड कॉइन उनके सामने धर दिए गए थे, और उनमें से पहली पोटली है वेल्डोरा की और दूसरी पोटली है रामरेस की। इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, जबकि रीमुरु बताता कि जब तुम अच्छा काम करते हो तो तुमको भी मुनाफा मिलना ही चाहिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है। अब ये सुनकर वेल्डोरा फ्लेक्स मारते हुए बोला, मुझे फूड स्टॉल पर काम करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूँ कि काम एक नेक चीज है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रीमुरु हैरान होते हुए कहता है, उसने ये बात इतने घमंड भरे लहजे में कही। तभी अचानक से रामरेस चिल्लाते हुए रीमुरु पर अटैक करने के साथ कह रही थी, बस यही है, आखिरकार मेरा समय आ ही गया। जो सुनने के बाद मियोमाइल बोलता कि तुम दोनों की वजह से ही डंजन काफी ज्यादा सक्सेस है और इन दिनों के ऊपर के बिजनेस भी काफी ज्यादा फल फूल रहे हैं। वेस्टर्न नेशन से ज्यादा मर्चेंट यहाँ बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब ये सुनकर रीमुरु का कहना है, सच में बिल्कुल सही, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा नेशन लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का वादा करके उनको अपनी ओर खींचता है। अगर वह हमें ऐसे लोगों के तौर पर देखते हैं जो उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, तो हमारे बीच अच्छे रिलेशन बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। जिस बात पर एग्री करते हुए मियोमाइल कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमें भरोसे के लायक माना जा सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रीमुरु काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है, तुम फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो मियोमाइल, जिसके लिए वो उसका शुक्रिया अदा करता है। यहाँ तक कि वो दोनों अजीब तरह से हंसने लगे थे, क्योंकि अब लोगों को लूटने का समय आ गया है। तभी हमें बैकग्राउंड में रीमुरु की आवाज आती है, हमारे डंजन का मैनेजमेंट आखिरकार पटरी पर आ गया है। सबसे लोवेस्ट फ्लोर एक बहुत ही बड़ी जगह है, जिसकी शुरुआत वेल्डोरा के हॉल से होती है और जो आगे चलकर तरह तरह की रिसर्च फैसिलिटीज में खुलती है। डायरेक्टर गाबिरू और डिप्टी डायरेक्टर बेस्टा की देखरेख में चल रही इन फैसिलिटीज में एक ऐसी भी सुविधा है जहां रामरेस अपनी खुद की रिसर्च करती है। मैंने रामरेस से यह भी कहा कि मेरे लिए एक खास तौर पर डेवलपमेंट फैसिलिटीज तैयार करे। यहाँ मुझे अपनी सेफ्टी या सीक्रेट लीक होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उस वेसल पर ध्यान दे सकता हूँ जो डियाब्लो ने मुझसे मांगा था। मैंने यह भी वादा किया कि जब मैं यह काम कर ही रहा हूँ तो मैं ट्रेनिस्तान की बहनों के लिए भी वेसल बना ही दूं। और जब रीमुरु वहाँ पर काम कर ही रहा होता है तभी उसे कोई पुकारने लगा। अभी सुनने के साथ रीमुरु बोला, अब क्या, मैं बस कुछ हद तक कामयाब होने ही वाला था। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए ग्रेट सेज बताते कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारा बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ हुआ हो। अब ये सुनकर रीमुरु काफी परेशान हो जाता है। फिर हम बाहर की तरफ शियोन और सुना को देख पाते हैं, जो रीमुरु सामा को देखते हुए कह रहे थे, हम काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि तुम खाना खाने के लिए वापस आए ही नहीं। इसके लिए रीमुरु माफी मांगता है। अब ये सुनकर शियोन कहने लगी, बिल्कुल नहीं, हमें इस बात की ज्यादा खुशी है कि आप ठीक हैं। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए सुना बताना शुरू करती है, कोई भी आपके अपने समय का खुलकर इस्तेमाल करने पर शिकायत नहीं करेगा। फिर वो उसको कुछ दे देती है। अब ये सुनकर रीमुरु उसको लेने के साथ कहता है, अब से मैं हर दिन आने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक कि वो उस बकेट के अंदर सैंडविच देखने के साथ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसको खाने लगा। जब वो खा रहा होता है तभी अचानक से शियोन कहने लगी, वैसे आपको मियोमाइल ढूंढ रहा था। अब ये सुनकर रीमुरु उससे मिलने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मियोमाइल चिल्लाते हुए उसी की तरफ आने लगा। जो सब देखने के बाद रीमुरु कहा, तुमको किस बात की इतनी घबराहट हो रही है? जिस बात का जवाब देते हुए मियोमाइल बताता कि हमें एक दिक्कत हो गई है, मास्टर मासायुकी के अलावा कोई और भी है जो 30वें फ्लोर को पार करने ही वाला है। उसके ऐसा कहते यहाँ से कट होकर डंजन बॉस की तरफ आ गया था, जहाँ पर टीम ग्रीन फ्यूरी 30वें फ्लोर के बॉस का सामना कर रही होती है। जिस फाइट में उसकी पार्टी के काफी सारे मेंबर मारे जा चुके थे, लेकिन वो बंदी अपने और साथियों को बुलाते जा रही थी, जिसकी वजह से वो बॉस भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। यहाँ तक कि उन बंदों ने उस पर अटैक कर दिया। इस फाइट को देखने के बाद रामरेस उनके राज को अच्छे से समझ चुकी थी, इसलिए वो बताना शुरू करती है, ये लोग सच में हमारे रूल की सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। जैसे इस चीज को लेकर एक रिकॉर्डिंग क्रिस्टल, यह एक बार इस्तेमाल होने वाला सेव पॉइंट है जिसका इस्तेमाल सभी पार्टी के मेंबर कर सकते हैं। मान लीजिए वह किसी बॉस रूम में घुसने से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर वह रिटर्न व्हीकल का इस्तेमाल करके उस डंजन से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वह पार्टी ब्रेक डाउन हो जाती है। इसी वजह से फिर पार्टी का हर एक मेंबर अपने साथ 10 और मेंबर को वापस लेकर आता है, जो कि मैक्सिमम परमिटेड नंबर है, और इसी के साथ एक नई पार्टी बनकर उसी सेव पॉइंट पर वापस लौट आती है। उसकी बातों को अच्छे से समझने के बाद रीमुरु का कहना है, इसी वजह से उनके पास 100 लोग हो जाते हैं और उस समय तक यह एक छोटी सी आर्मी बन जाती है। उसके ऐसा कहते हैं यहाँ से कट होकर बॉस रूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर सब लोगों ने मिलकर उस बॉस को हरा दिया था। और इस फाइट को
देखने के साथ मासायुकी काफी ज्यादा अमेज था, जबकि मियोमाइल का कहना है मैंने मिस सोका से इस मामले की अच्छे से जांच करवाई और ऐसा लगता है कि वे बट नामक एक फेमस मर्सनरीज के ग्रुप का हिस्सा है। साथ ही साथ हमेशा कह कि उन्हें पैसे इंग्रासिया से मिल रहे हैं। उसकी इस बात पर बेल्डोरा बताता है कि हमारा अनुमान है कि वे 40वें फ्लोर पर मौजूद बॉस को भी हराने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ तक कि 50वें फ्लोर पर मौजूद बॉबिकस और उसकी टीम को भी इतनी बड़ी गिनती वाली आर्मी का सामना करने में मुश्किल हो सकती है। ये बुरा है, ये हालात का एक काफी बुरा मोड़ है। उसके ऐसा कहने के बाद हम वहाँ पर रामरिस को देख पाते हैं जो रेमरू की तरफ बढ़ने के साथ उससे कुछ कहने लगी, पर हमें ये बात बताई नहीं जाती। लेकिन इस बात को समझने के बाद रेमरू काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रहा था 60वें फ्लोर के नीचे के बॉस के मोस्टर काम नहीं कर रहे हैं। ये बात सुनकर रामरिस कहती है याद है जब तुमने फेस्टिवल के दौरान क्रूसेडर से कहा था कि वह यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। जब तुम जमीन के नीचे छुपे हुए थे तब उन्होंने 51वें फ्लोर से शुरुआत की थी। आखिर में 70वें फ्लोर पर मेरे एलिमेंटल क्लोसेस ने उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन फिर लगता है कि हिनाटा उससे तंग आ गई थी। फिर यहाँ से नोसीन की तरफ आ गया था जहाँ पर एक बंदा हिनाटा से कह रहा होता है ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, यहाँ तक कि लेडी हिनाटा के लिए भी नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हिनाटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और ऐसी बातों को याद करने के बाद रामरिस काफी ज्यादा परेशान होने के साथ कह रही थी और फिर हिनाटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मियोमाइल कहता है कि यह तो बिल्कुल ही भयानक था। पहली बात तो यह मानो कि एलिमेंटल क्लोसेस को तबाह करना ही उसके लिए काफी ना हो, यहाँ तक कि उसने उसके बाद आने वाले सभी बॉस को भी खत्म कर डाला। इसी वजह से वह देखते ही देखते 90वें फ्लोर तक पहुंच गई होगी और इसके बाद यह हुआ होगा कि उसने 95वें फ्लोर पर स्थित पब्लिक हाउस में एक अच्छी सुकून भरी रात बिताई होगी और उसके बाद उसने उन सभी ड्रैगनों को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा जिसे लेडी मिलिन ने हमारे लिए पकड़ा था। ये बात सुनकर रिमरू का कहना है क्या वह बस ट्रोल कर रही थी, रुकिए इसका क्या मतलब है। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए बेल्डोरा बताता है तुम्हें पता चली गया क्योंकि आखिर में मेरी बारी आ गई थी। ये बात सुनकर रिमरू उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो और तुमने उसके साथ फाइट की, जिस पर एग्री करते हुए बेल्डोरा बोला जो भी आना चाहे आ जाए। एक फाइनल बॉस के तौर पर मैं ना तो किसी से भागूंगा और ना ही किसी से छुपूंगा। पर हिनाटा वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उसने जिस तरह से फाइट लड़ी उससे वह यह समझ पाए कि मुझ पर कौन से अटैक असर करेंगे। इसका मतलब यह भी था कि उसने काफी ज्यादा समय बर्बाद किया, लेकिन उसका आखिरी अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त था। उसने सचमुच मुझे नुकसान पहुंचाया, भले ही वह थोड़ा सा क्यों ना हो। उसने मुझे उस एब्सोल्यूट सेवरेंस की याद दिला दी जिसका इस्तेमाल 30 साल पहले उस हीरो ने किया था और उसी ने ही मुझको कैद कर दिया था। अब जब मैं सोचता हूँ कि उसकी सोर्डमैनशिप वैसे ही थी, हालांकि उस हीरो के अटैक में कुछ भी बेकार नहीं होता था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिमरू खुशी के मारे झूमते हुए कह रहा था अरे यार काश मैंने वह देखा होता और फिर तुम जीत गए है ना बेल्डोरा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बेल्डोरा फ्लेक्स मारते हुए कहा बेशक, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सचमुच परेशान थे। उसकी इस बात पर रिमरू बताता है खैर हारने का तुम्हारा अपना इतिहास रहा है क्योंकि तुम अपने अपोनेंट से मोहित हो गए थे। अब ये सुनकर बेल्डोरा थोड़ा घबरा गया था, जबकि मासायुकी का कहना है हिनाटा सान में जरूर सचमुच में कुछ खास बात होगी। जो सुनने के बाद रिमरू बोलता है कि ठीक है मुझे समझ में आ गया है कि क्या चल रहा है, तो हमें 60वें फ्लोर के नीचे के बॉस के लिए कुछ करना होगा। जबकि मियोमाइल परेशान होते हुए कह रहा था और हाँ देखिए लेडी हिनाटा ने हमसे पूछा था कि क्या उन्हें भी कोई नगद इनाम मिल सकता है। अब इसके लिए रिमरू उससे साफ साफ इनकार कर देता है, यहाँ तक कि वो अपने मन में कहने लगा होली नाइट की कैप्टन कितनी छोटी सोच वाली है, क्या उसे काफी पैसे नहीं मिलते। जो सब कहने के बाद वो जाते हुए कह रहा था कि तुम सब कुछ संभाल लेना मियोमाइल। असल में रिमरू ये बात समझ चुका है कि मियोमाइल हिनाटा का नाम लगाने के बाद वो पैसे खुद धर लेगा। इसी के साथ यहाँ से कट होकर डंजन की तरफ आ गया था जहाँ पर रिमरू कह रहा होता है हम 60वें फ्लोर को स्ट्रॉन्ग बनाने से शुरुआत करेंगे और जिससे मैंने बॉस बनने के लिए कहा है। उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर अनडेड व्हाइट किंग उसके पैरों में गिरते हुए कह रहा था क्रूसेडरों के हाथों मेरी हार ने मुझे गहरी शर्मिंदगी दी है, इसी वजह से आप जो भी पनिशमेंट सही समझे मैं उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। उसकी राम कथा सुनने के बाद रिमरू बताना शुरू करता है अपना सिर उठाओ और बस इतनी सी बात थी। वैसे तुम्हारे जैसे अनडेड के लिए होली नाइट सही अपोनेंट नहीं थे और हाँ अब तुम अपने होली मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते है ना। अब ये सुनकर अनडेड काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन रेमरू उसको समझाने के साथ बताना शुरू करता है होली मैजिक पावर ऑफ कल्टीवेशन है। इसका इस्तेमाल करने के लिए तुमको एक ऐसे एग्जिस्टेंस में बिलीव रखना होगा जो स्पिरिट ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सके और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर सको जिसके बदले तुम उसकी पावर को उधार ले सको। पर मुझे लगता है कि लूमिनस ने अपनी बिलीफ में शामिल होने की रस्म में इन कॉन्ट्रैक्ट को शामिल किया था, लेकिन अब तुम्हारी वर्शिप का सेंटर मैं हूँ। इसका सीधा मतलब यह है कि तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अब तुम लूमिनस की पावर को उधार नहीं ले पाओगे, लेकिन सुना ने अनजाने में एक सीक्रेट सीख लिया है जिसकी वजह से तुम आसानी से होली मैजिक का इस्तेमाल कर पाओगे। अब ये सुनकर सुना कहने लगी सच कहूँ तो मैंने बस एनालिस्ट का इस्तेमाल करके इसे कॉपी कर लिया और मुझे आप पर पूरा भरोसा है ग्रेट रेमरू, इसलिए मुझे बस ये फील हुआ कि मैं किसी न किसी तरह से आपकी पावर उधार ले सकती हूँ। जो सब सुनने के बाद रेमरू बोलता है कि तो इसी बात पर अब मैं तुम दोनों को फेथ और कर्टसी का सीक्रेट प्रोवाइड कराता हूँ जो मैंने इसके लिए काम चलाओ स्पेशल स्पेल
तैयार किया है ताकि तुम जैसे व्हाइट भी बिना किसी नुकसान के इसका इस्तेमाल कर सकें। साथ ही साथ याद रखना यह एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसी वजह से यह पूरी तरह से सीक्रेट भी है, इसलिए यह पक्का कर लेना कि तुम इसके बारे में किसी से बात ना करो। फिर हम इसके 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर व्हाइट नाइट ने होली मैजिक सीख लिया था और वो इसी होली मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सामने स्केयरक्रो पर अटैक कर चुका और उसके एक ही अटैक की वजह से वो स्केयरक्रो राख में बदल गया। अब ये देखने के साथ व्हाइट नाइट अपनी एक्टिंग शुरू करते हुए कहता कि यह राइस हो रहा है, इसी के चलते मुझे अपने अंदर पावर राइस होती हुई महसूस हो रही है। हे गॉड, मेरे गॉड, ग्रेट रिमुरु, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद रिमुरु परेशान होते हुए कहा अब वह और भी ज्यादा घुटन पैदा करने लगा है, लेकिन मुझे याद आया जब इसके बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम यह भी कर सकते हैं। जो सब कहने के बाद उसने 60वें फ्लोर को और भी ज्यादा डेवलप कर दिया था और ये काम किया था रामरिस ने, इसलिए वो अपनी नाक लंबी करते हुए कहने लगी तो तुम्हें क्या लगता है कि एक अनडेड के लिए एक नया बॉस रूम कैसा है? जबकि दूसरी तरफ अनडेड का मुंह खुला का खुला रह गया था, यहाँ तक कि वो उसकी डिटेल लेते हुए कहने लगा एक थ्रोन जो मेरे गॉड ग्रेट रिमुरु ने मुझे सौंपा है, मैं इसकी प्रोटेक्ट किसी भी कीमत पर करूंगा। मुझे इस सीन को देखने के बाद जैक की बात याद आने लगी। ओए, इस दुनिया का पापा हूँ मैं, पापा। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? इस दुनिया का पापा। इसी वजह से इस थ्रोन की रक्षा करना मेरा काम है और ग्रेट रिमुरु को मैं प्रोटेक्ट किसी भी हालत में करके रहूंगा। जबकि रिमुरु का कहना है अब 60वें फ्लोर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, मैंने उससे यह भी कह दिया है कि वह अलग अलग तरह के पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करे, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि हम बस अब इतना ही कर सकते हैं। जिस बात पर एग्री करते हुए वेल्डोरा बताता है कि अब बस बाकी बॉसों के बड़े होने और उनके इवॉल्व होने का ही इंतजार है। उन दोनों की बातों के बीच में रामरिश टपकते हुए कह रही थी जरा 1 मिनट रुको, 70वें फ्लोर का क्या होगा? मेरा एलिमेंटल क्लोसिस तो अभी भी टूटा हुआ है, तुमको पता है ना। उसकी इस बात पर रिमुरु सवाल करने लगा था क्या डंजन में मोस्टर मारे जाने के बाद वापस जिंदा नहीं होते? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए रामरिस इमोशनल होने के साथ बताती है खैर असल में जब तुमने मेरे पुराने डंजन में मेरे एलिमेंटल क्लोसिस को तोड़ा था तब भी यही हुआ था, पता नहीं क्यों गोब्लिन्स दोबारा जिंदा नहीं होते। उसकी ऐसी परेशानी वाली बातों को सुनने के बाद रिमुरु कहने लगा चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। खैर अब हमें थोड़ा और समय निकालना है, इसी वजह से हमें इस पूरी बात को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में रिमुरु उनको समझा रहा होता है हम ये नहीं भूल सकते कि हमारा डंजन एक एडवांस डंजन है, एक ऐसा डंजन जो इवोल्व हो सकता है, साथ ही साथ ये और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए अलग अलग मुश्किलों पर विक्ट्री हासिल करता है। जब वहाँ पर ऐसी बातें चली रही थी तभी दूसरी तरफ हम मिलिन को देखते हैं जिसने रांगा और गोपुता की चटनी बना दी थी। साथ ही साथ वो रिमुरु पर चिल्लाते हुए कह रही थी कि मैंने सुना है कि मेरे सारे के सारे ड्रैगन मारे गए, जिस पर एग्री करते हुए रिमुरु उन दोनों की हालत को देखने के बाद अपने मन में कहा उन्हें किस तरह की बेरहम ट्रेनिंग दी गई है। जबकि दूसरी तरफ गोपुता कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है जिसको सुनते हुए मिलिन कहने लगे सच में तुम वाकई कमाल के थे, मुझे ये तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मेरे हेल मोड को पार कर लोगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वेल्डोरा कहने लगा तो ऐसा है, इसलिए मैं उन्हें वेल्डोरा को मारने का तरीका भी सिखाऊंगा। अब ये सुनने के साथ मिलिन उस पर भड़कते हुए बोल रही थी ऐसा कभी नहीं होने वाला। फिर हम दूसरी तरफ रांगा की तरफ आते हैं जो अपने मास्टर से कह रहा था मास्टर मैं लौट आया हूँ, जो सुनकर रिमुरु कहता है तुमने सचमुच में अपना पूरा जोर लगा दिया, अब तुम मेरी शैडो में आराम कर सकते हो। उसकी शैडो में वापस चले जाने के बाद रिमुरु गोपुता को बताना शुरू करता है तुमने काफी बढ़िया काम किया, जैसा कि मैंने वादा किया था मैं तुम्हें एल्स वाली जगह पर ले जाऊंगा। बस ये सुनते ही गोपुता के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ गई थी, जिस चीज को देखते हुए मिलिन उस पर अपना पैर धरने के साथ बोली लगता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा एनर्जी बाकी है। मिलिन की ऐसी डरावनी बातों को सुनकर गोपुता वहाँ से भागते हुए कह रहा था प्लीज मुझे आप थोड़ा ब्रेक दे दो। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर टीम ग्रीन फ्यूरी के बारे में मिलिन को मालूम पड़ चुका था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। जबकि वेल्डोरा बोल पड़ा ऐसा लगता है कि उन्होंने अब तक 40वें फ्लोर के बॉस को भी हरा दिया होगा। ये बात सुनकर मिलिन रिमुरु पर चिल्लाते हुए कह रहे थे तुम ये क्या करने जा रहे हो, वैसे हम लोगों को हमें हल्के में नहीं लेने दे सकते। इस बात पर रिमुरु बताता कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वैसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो वह 49वें फ्लोर पर पहुंच जाएंगे और वहाँ मेरे बिछाए जाल में फंस जाएंगे। यहाँ तक कि वह काफी प्यारी जगह है जिसे खास तौर पर क्रूरता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रामरिस कहती है कि लेकिन तुम हमें खुद जाकर देखने के लिए नहीं कहोगे है ना। ये बात सुनकर रिमुरु उनको 2 टाइप के कोड दिखाता है जिसके बारे में वेल्डोरा पूछने लगा, जो सुनकर रिमुरु उनमें से व्हाइट कोड उठाते हुए कहना शुरू करता है ये रिप्लेसमेंट सोल है जिन्हें मैंने सोल कैरेक्टर के आधार पर बनाया है। मैं आपको इन दोनों कोर के बारे में पूरी डिटेल में बताता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। अगर कोई भी पर्सन अपनी एनर्जी को उस ब्लैक कोर में डालेगा तो उस एनर्जी की वजह से एक मोस्टर तैयार हो जाएगा पर वो मूव नहीं करेगा। इसी वजह से हमें उस मोस्टर को चलाने के लिए उस व्हाइट कोर की जरूरत होगी, पर ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब कोई पर्सन उस व्हाइट कोर का इस्तेमाल करेगा तो उसकी सोल अपने आप ही उस मोस्टर की बॉडी में चली जाएगी और इसी वजह से वो मोस्टर की बॉडी को हिला पाएगा, पर वो अपनी रियल बॉडी को तब तक नहीं हिला पाएगा जब तक कि वो उस मोस्टर की बॉडी में मौजूद है। और इसी तरह वेल्डोरा अपने स्केलेटन को कंट्रोल करते हुए कह रहा था क्या बात है, मैं अपने स्केलेटन को कंट्रोल कर सकता
हूँ। जबकि रामलेस का कहना है, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो रिमरू, और मैंने हमेशा से तुम्हें एडमायर किया है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर रिमरू बोला, तुम लोगों ने तो बड़ी जल्दी अपना रुख बदल लिया, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले इसके लिए तैयार नहीं थे। जबकि दूसरी तरफ बेल्डोरा खुराफाती आइडिया लगाते हुए कह रहा था, अब चलो चलते हैं, हम उन चैलेंजर देने वालों को नहीं बल्कि उन हमलावरों को खदेड़ देंगे। उसके ऐसा कहते ही यासिन का ठोकर डंजन की तरफ आ गया था, जहाँ पर उन चैलेंजर ने उन चारों की पतलून गिली कर दी थी, और वो लोग वहाँ से जाते हुए कह रहे थे, क्या ये लोग मोस्टर भी थे, पर स्लाइम इनसे ज्यादा ताकतवर होगा। अपनी इतनी गंदी बेइज्जती सुनने के बाद रेमरू गुस्सा करते हुए कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम एक नौसिखिया टीम से हार गए, हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। वैसे वीडियो मैंने काफी ज्यादा लेट कर दी है, इसके लिए मुझे माफ कर देना, पर आगे से टाइम से वीडियो आएगी, इसी वजह से प्लीज कमेंट करके जरूर जाना, यहाँ तक कि प्यारा से एक लाइक भी कर देना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।